नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एंट्रेंस सेक्शन के एक और वीडियो में। और मैं हूं अनूप पांडे। अगर आप भी एंट्रेंस एग्जाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें डीडीयू, एलयू यानी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, बीएचयू, सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए हम इस वीडियो में टॉप 30 जनरल नॉलेज के प्रश्न करने वाले हैं, जो कि आपके एडमिशन में, आपके एग्जाम को क्रैक करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ ही इस प्रकार के तमाम वीडियोज को सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस प्रकार के तमाम नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो चलिए अपने प्रश्नों को शुरू करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारा सबसे पहला प्रश्न आपके सामने, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि निम्न में कौन सी भाषा संविधान के 8वीं सूची में नहीं है। हमारे ऑप्शन है दोस्तों, ए है सिंधी, बी है पश्तो, सी है संस्कृत और डी है कोंकणी। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। कोंकणी जो है वो हमारे संविधान की 8वीं सूची में शामिल नहीं है। और ये दोस्तों तमाम प्रश्न बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसको प्रश्नों को अंत तक देखिएगा। इसका पीडीएफ भी दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य है। यानी अगर कोई कानून मंत्रिमंडल सिफारिश करता है राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति को उसे मानना ही होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको बाध्य कर दिया गया। ठीक है, और इसको स्पष्ट कर दिया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 78 किससे संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 78 किससे संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 आप देख पा रहे होंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद का संगठन से संबंधित है हमारा अनुच्छेद 78। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है, सेवाओं पर कर का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया। यानी कि जो सेवाएं हैं, सर्विस जो हैं, उन पर टैक्स, यानी कि जो कर होता है उसको इंग्लिश में दोस्तों टैक्स कहते हैं, उसका प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। तो इसके दोस्तों ऑप्शन है दोस्तों, ए है 56वें संविधान संशोधन द्वारा, बी है 77वें संविधान संशोधन द्वारा, और सी है दोस्तों 88वें संविधान संशोधन द्वारा, और डी है 90वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 88वें संविधान संशोधन के द्वारा सेवाओं पर कर को अनिवार्य कर दिया गया। इसका अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में न तो मतदान करता है किंतु उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करते हैं। वो कौन ऐसा शख्स होता है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं करता है लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में अपना मतदान देता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, संसद के मनोनीत जो सदस्य हैं वो। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में कौन प्रधानमंत्री पद ग्रहण करते समय राज्यसभा का सदस्य था। यानी कि निम्न में से कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री था जो अपना पद ग्रहण करते समय, यानी कि शपथ लेते समय राज्यसभा का सदस्य था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी वो उस समय राज्यसभा की सदस्य थी जब वो प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ ले रही थी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि ऐसा प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं था, वो कौन था। हमारे देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। तो उनका दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पीवी नरसिम्हा राव जी पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद द्वारा दी गई है। राष्ट्रपति, जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों, राष्ट्रपति किसी भी अपराधी के अपराधों को क्षमा कर सकता है। तो उसको ये शक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान की जाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, संविधान के अनुच्छेद 72 के द्वारा राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की जाती है। दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में निम्न में से किस प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन दोस्तों राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर और पीवी नरसिम्हा राव। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, यानी कि जो बीपी सिंह थे, उनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और उनको अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया गया था। ये प्रश्न दोस्तों
कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी बहुत बार पूछे जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल इंट्रेंस एग्जाम के लिए ही ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिहाज से ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इंट्रेंस एग्जाम में तो आते ही आते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं, यानी वो मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के कौन से रहे हैं जो राष्ट्रपति पद की शपथ भी उन्होंने ली है। ऑप्शन है दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी है दोस्तों बीवी गिरी, सी है एम हिदायतुल्लाह और डी है फखरुद्दीन अली अहमद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, एम हिदायतुल्लाह जो थे वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे थे और राष्ट्रपति पद की शपथ भी ली थी। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, महालेखा और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन है दोस्तों राष्ट्रपति, बी है उपराष्ट्रपति, सी है प्रधानमंत्री और डी है लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न दोस्तों, जम्मू कश्मीर के संबंध में समवर्ती सूची के विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार निम्न में से किसे प्राप्त है। ऑप्शन है दोस्तों राष्ट्रपति को, बी है संसद को, सी है राज्य विधानमंडल को और डी है केवल लोकसभा को। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा राज्य विधानमंडल को। लेकिन अब तो जो है दोस्तों जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जे से उसको बाहर कर दिया गया है, वहाँ केंद्र का शासन है। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप रहने दीजिएगा। हो सकता है कि इसमें कुछ चेंजेस कर दिया गया हो कि जब से वहाँ से 370 धारा हटाई गई है तो उसके बाद से कुछ भी वहाँ पे चेंज नहीं हुआ है, तो इसको आप छोड़ दीजिएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण करता है। दोस्तों ये क्वेश्चन को आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं, भारत का महान्यायवादी जो होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और दोस्तों ये किसी भी सदन का, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा में से किसी सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकता है। ठीक है, तो भारत के महान्यायवादी प्रश्न है कि दोस्तों कब तक पद प्रदान करता है। ऑप्शन दोस्तों 2 वर्ष, बी है 5 वर्ष, सी है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत और डी है अन्य। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर, क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जब तक राष्ट्रपति चाहेगा अपने पद पे बना रहेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा भारत में संघीय संबंधों के विश्लेषण से संबंधित नहीं है। ऑप्शन दोस्तों प्रशासनिक सुधार आयोग, बी है शाह आयोग और सी है सरकारिया आयोग और डी है जैन आयोग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा तो हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सरकारिया जो आयोग है वो दोस्तों भारत में संघीय संबंधों के विश्लेषण से संबंधित नहीं है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न कह रहा है कि 16वीं लोकसभा चुनाव यानी जो 2014 में हुआ था उसमें कितनी महिला सदस्य निर्वाचित हुई थी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो 62 महिलाएं थी वो 16वीं लोकसभा में चयनित हुई थी, जीत कर गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि किस राज्य में पहला लोकायुक्त नियुक्त हुआ था। तो ऑप्शन है दोस्तों दिल्ली, बी है मध्य प्रदेश, सी है राजस्थान और डी है बिहार। तो इसका ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में पहला लोकायुक्त नियुक्त किया गया था। ठीक है, और दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी लेकिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप लोग टाइम की तरफ ध्यान मत दीजिए, आप लोग अपनी तैयारी को जोर शोर से इंट्रोडक्शन के साथ उसको अंतिम रूप देने में लगिए। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था, यानी वो भारत के कौन से राष्ट्रपति थे जो पूर्व में लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे थे। ऑप्शन है दोस्तों जाकिर हुसैन, बी है KR नारायणन, सी है नीलम संजीव रेड्डी और डी है ज्ञानी जैल सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नीलम संजीव रेड्डी जो थे वो राष्ट्रपति के पद संभालने से पहले लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे। दोस्तों अगला दोस्तों हमारा प्रश्न कर रहा है कि प्रथम लोक अदालत कहाँ आयोजित की गई थी। प्रथम लोक अदालत कहाँ आयोजित की गई थी। ऑप्शन दोस्तों उत्तर प्रदेश, बी है राजस्थान, सी है गुजरात, डी है मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में पहली लोक अदालत आयोजित की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कह रहा है देश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। ऑप्शन दोस्तों ए खनन उद्योग, बी है विद्युत उद्योग, सी है बैंकिंग उद्योग, डी है कपड़ा उद्योग। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हमारे देश का सबसे बड़ा उद्योग कपड़ा उद्योग है। ये प्रश्न दोस्तों बहुत बार यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्जाम में जनरल नॉलेज के थ्रू पूछे जा चुके हैं, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये प्रश्न दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है।
दोस्तों हमारा अगला प्रश्न पूछा है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 2012 से 17, ऑप्शन ए। बी है दोस्तों 2005 से 10, सी है दोस्तों 2006 से 11 और डी है 2008 से 13। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 2012 से 17 वर्ष जो है वो 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 2012 से लेकर 17 तक। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में केंद्र सरकार ने देश में कुल कितने ITI स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 1500 ITIओं को स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया था 12वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों पूछा जा रहा है कि गत 4 दशकों के नियोजन में माल परिवहन में सड़क परिवहन का हिस्सा कितना %। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी बढ़ा है। ठीक है, का हिस्सा जो है दोस्तों बढ़ा है। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी जो है उसकी योजना कब प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन दोस्तों 2006 में, बी है 2007 में, सी है 2008 में और डी है 2009 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 2006 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है कि संवैधानिक स्थिति के अनुसार खनिजों पर किसका अधिकार है। ऑप्शन दोस्तों राज्य सरकार का, बी है केंद्र सरकार का, सी है दोनों का बराबर बराबर और डी है ये सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों खनिजों पर राज्य सरकार का अधिकार होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा है हमारे दोस्तों कि विश्व में स्वर्ण की सर्वाधिक खपत वाला देश कौन सा है, यानी कि सोने की सर्वाधिक खपत किस देश में सबसे ज़्यादा होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए भारत में स्वर्ण की सबसे ज़्यादा खपत होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि भारत में विश्व की कितनी % जनसंख्या निवास करती है। ऑप्शन है दोस्तों 15.6%, बी है 17.5%, सी है 16.8% और डी है 18.7%। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 17.5% जनसंख्या विश्व में भारत में विश्व की जनसंख्या निवास करती है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि देश के ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की कितनी कैलोरी न प्राप्त करने वाला व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है। ऑप्शन दोस्तों 2400, बी है 1800, सी है 2600 और डी है 1600। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 2400 कैलोरी प्राप्त नहीं करने वाला व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण कहाँ हुआ था। ऑप्शन तो मुंबई और ठाणे के बीच, हावड़ा और सेराराम के बीच और सी है दोस्तों मद्रास और गुट्टूर के बीच और डी है दिल्ली और आगरा के बीच। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए मुंबई और ठाणे के बीच, जो कि आप सब लोग जानते हैं पहली भारत की रेल जो थी वो मुंबई और ठाणे के बीच चलाई गई थी। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न कर रहा है कि कौन सा स्रोत ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत नहीं है। ऑप्शन है दोस्तों पेट्रोलियम, बी है परमाणु ऊर्जा, सी डी है बायोगैस और सी है प्राकृतिक गैस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बायोगैस जो है दोस्तों वो व्यावसायिक स्रोत नहीं है ऊर्जा का। तो उम्मीद करते हैं ये सारे प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे और ये दोस्तों सारे प्रश्न जो थे वो आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण थे, चाहे आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो मिलते हैं अगले और वीडियो में और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर लीजिएगा जो भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और साथ ही इसका PDF दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।